लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सामने आ चुका है। बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी सामने आई है। हालांकि बीजेपी को अकेले स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ है। इस बार भाजपा को सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना ही मजबूरी है और ऐसे ही सरकार चलेगी। इन सब राजनीतिक नूरा कुश्ती के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एनडीए की नई सरकार के गठन से पहले ही नया राग छेड़ दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने डिफेंस फोर्सेस के लिए चलाई गई अग्निवीर स्कीम की समीक्षा करने की मांग की है। इसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे जीतन राम मांझी ने जेडीयू की इस मांग के प्रति अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बातें मीडिया में नहीं की जानी चाहिए थी। यदि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा की बात करनी ही थी तो एनडीए की बैठक में की जानी चाहिए थी। इस तरह से ओपनली बात करना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि खुशी की बात तो यह है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा, इस बार विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो जनता के सामने प्रस्तुत किए गए। सबसे बड़ा सवाल अग्निवीर नौकरियां हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती। यह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अब बड़ा सवाल यह है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इस बार बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं है, यानी सहयोगियों की जरूरत है। और सरकार गठन से पहले जिस तरीके से एनडीए में ये सवाल खड़े हो रहे हैं और उनके सहयोगी पार्टियों की तरफ से मुद्दे को लेकर ओपनली बात की जा रही है, तो ऐसे में आगे क्या होगा और मौजूदा वक्त में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, ये खास है। अब आपको बताते हैं कि सियासत गरमाई क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है। केसी त्यागी जेडीयू के बड़े नेता है, महासचिव हैं। अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है। हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा हो और उन्हें दूर किया जाए। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता, नीतीश कुमार के बेहद करीबी एक वक्त में थे, हालांकि अब भी साथ में हैं। वे कह रहे हैं कि इस तरह की बातें मीडिया में नहीं की जानी चाहिए थी। यदि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा की बात करनी ही है तो एनडीए की बैठक में की जानी चाहिए थी। इस तरह से ओपनली बात करना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का क्या स्टेटमेंट है वो आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कि खुशी की बात यह है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा, इस बार विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो जनता के सामने प्रस्तुत किए गए। सबसे बड़ा सवाल अग्निवीर नौकरियां हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती। अखिलेश यादव के ये बयान सामने आए, अब कई सवाल खड़े हो गए हैं और हमारे साथ एक खास पैनल भी है। सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय वोकिल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीनियर जर्नलिस्ट और डिफेंस मामलों के एडिटर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और ललित पांडे, डिफेंस मामलों के जानकार, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, अगर इस मामले को समझें राजीव रंजन जी आपसे, क्योंकि आप डिफेंस एडिटर के तौर पर काफी वक्त से इन मामलों को लेकर जनता के बीच क्या खबर है वो आप बताते आए हैं और सियासी गलियारे में भी क्या कुछ चीजें चल रही हैं उन पर आपकी नजर रहती है। किस तरीके से देखें जो मौजूदा वक्त में सरकार गठन से पहले ही इन मामलों को सामने लाया गया है इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि अगले साल उन्हें बिहार विधानसभा में लोगों के बीच जाना है, चुनाव लड़ना है और बिहार में इसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है, खासतौर से अग्निवीर स्कीम की बात करें और इसका असर देखने में भी आया है। न केवल बिहार की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो वहां पर भी अग्निवीर स्कीम के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, खासतौर से युवा खड़े हो रहे हैं। और इसको लेकर अगर बहुत खुल के बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बात को कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इस पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार है। तो यानी कह सकते हैं कि मोटे तौर पर सरकार के अंदर भी सहमति है। सेना के अंदर भी एक तबका का ये कहना है कि अग्निवीर जो स्कीम है, इसमें जो कई सारी जो कमियां हैं, हम उसको काम करने के दौरान धीरे धीरे सीखते हैं। और अब एक गुंजाइश बन रही है कि पहले जो स्कीम लाया गया था उसके अंतर्गत ये था कि 4 साल के बाद जो है 75% जो है
जो खास तौर से जवान है वो बाहर चले जाएंगे और 25% सेना के अंदर आ जाएंगे। अब सेना के अंदर इस तरह की बातचीत चल रही है कि 75% के बजाय 50% हमारे पास अंदर है, यानी सेना में रहे। इससे दो फायदे होंगे। पहली बात है कि सेना के अंदर जो एक ट्रेंड मेन पावर की जरूरत होगी जो है उसकी पूरी हो पाएगी, एक अच्छा फोर्स जो हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो सेना के अंदर जो बैकलॉग है, यानी जो आपको कोरोना के समय 2-2.5 साल जो भर्ती नहीं हुआ था और जो कमी सेना के अंदर आई थी, उस कमी की भरपाई जो है अगर 50% अगर अग्निवीर को रख लिया जाता है तो उससे काफी हद तक भर्ती जो है वो जो बैकलॉग जो चला रहा है उसको दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मेजर जनरल पीके सहगल साहब रिटायर्ड हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से इस योजना को लेकर देखा जाता है, खासकर महकमे के अंदर जिस बात की समीक्षा की मांग हो रही है, या समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम इस योजना को कतई स्वीकार नहीं करते। आप क्या कहेंगे, क्या कुछ चीजें चल रही हैं? की पॉलिसी है और इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाने से पहले बहुत लाजमी था कि इसको पब्लिक डिबेट होना चाहिए था, पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए था, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस में लिया जाना चाहिए था, आर्मी के अंदर एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसको लागू करना चाहिए था। इनफैक्ट इट केम एज अ सरप्राइज टू द आर्म्ड फोर्सेस आल्सो। एक कॉन्क्लेव में डिफेंस मिनिस्टर, जिसमें मैं खुद मौजूद था, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा ये हमारी स्कीम तो है ही नहीं। अगर आप देखो टीवी के ऊपर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इसको सेल कर रहे हैं। उन्होंने हमारा सपोर्ट मांगा, हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं। ये वास्तव में एक किस्म से गलत स्टेटमेंट थी। ये स्कीम जो है सर्विसेज के ऊपर भी थोपी गई, सारे देश के ऊपर ये स्कीम थोपी गई। और इतनी बड़ी स्कीम को लागू करने से पहले बहुत लाजमी था कि स्टेक होल्डर्स को, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। इस स्टेक में बहुत खामियां हैं जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है इस इलेक्शन के अंदर। जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं और वो स्टेट्स जहां से बहुत बड़े पैमाने पर लोग युवक फौज में आते हैं, उनके परिवार अग्निवीर, सर्विंग डिफेंस सर्विसेज पर्सनल और रिटायर्ड पर्सनल वगैरह, उनके साथी वगैरह, सब ने यकीनन बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है अग्निवीर स्कीम को लेकर, क्योंकि इससे सारे से ज्यादा, बहुत ज्यादा इसमें काफी से ज्यादा खामियां हैं। इनफैक्ट इलेक्शन से पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कबूल किया कि इसमें काफी खामियां हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद में इसको हम रिव्यू करेंगे। अगर उस समय साफ तौर पे बोलते हैं कि हमने इसमें खामियां जो 1, 2, 3, 4 उनको पता है क्या खामियां हैं, और उन खामियों को निगाह में रखते हुए या तो स्कीम को सस्पेंड कर देना चाहिए फॉर द टाइम बिंग, जब तक इसके ऊपर पब्लिक डिबेट नहीं होती, स्टेक होल्डर्स को नहीं कॉन्फिडेंस में लिया जाता, फीडबैक नहीं लिया जाता, आर्म फोर्सेस से, ट्रेनिंग सेंटर से, रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन से, सबसे फीडबैक लिया जाए और तमाम त्रुटियों को ठीक करने के बाद स्कीम को आगे लागू किया जाए। बहुत लाजमी है कि स्कीम को रीलुक किया जाए, बिकॉज स्कीम जो है आने वाले समय में बी अ ह्यूज डिजास्टर फॉर द आर्म फोर्सेस। रिटायर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और पुराने कई डीजीएम और आर्मी कमांडर्स और अनेकों वेटरन्स व्हिच हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस स्पोक अगेंस्ट द स्कीम, लेकिन सरकार किसी प्रकार से सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। और इसी की वजह से इस बड़े पैमाने पर हमारे जो अपोजिशन है, राहुल गांधी, वो साफ तौर पे कह रहे हैं स्कीम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अखिलेश कह रहे हैं स्कीम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जेडीयू कह रहे हैं हम स्कीम को नहीं एक्सेप्ट करते, इसको रिव्यू करना चाहिए। चिराग पासवान जो भी अभी एनडीए का हिस्सा है, वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं स्कीम जो है बहुत हार्मफुल है और बहुत लाजमी है इस स्कीम को रिव्यू किया जाए। इसलिए बहुत, मेरे मुताबिक बहुत जरूरी है कि स्कीम को फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड किया जाए और पुराना रिक्रूटमेंट सिस्टम को लागू किया जाए टिल सच टाइम इसके ऊपर डिस्कशन हो, डिबेट हो, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो और पार्लियामेंट इसको अप्रूव करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, नेशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इसके ऊपर देयर शुड बी अ नेशनल डिबेट, क्योंकि इसका हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक है, युवकों की नौकरियों के साथ ताल्लुक है। आप एक किस्म से खिलवाड़ कर रहे हैं और जो जवान सिर्फ 3 या 4 साल के लिए आता है, वास्तव में ही इज वेरी रिलक्टेंट टू पुट हिज लाइफ एट स्टेक। वो कहता है मेरे को तो 3 या 4 साल ही, 3.5 साल ही रहना है फौज में, 6 महीने की ट्रेनिंग निकाल के, व्हाई शुड आई पुट माई लाइफ एट रिस्क, जिससे मेरा परिवार जो है डूब सकता है, मेरे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के लिए नुकसान हो सकता है, मेरी अपनी फैमिली के लिए नुकसान हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय में बहुत मुसीबतें हो सकती है। फिर मैं एक हवाई चालक रह चुका हूं, मैं खुद एक पायलट रह चुका हूं। आज के माहौल में आप 7 से 8 साल की कम सर्विस वाले को हवाई जहाज को टच नहीं करने देते। आप उन्हीं लोगों, जो हवाई लड़ाई है उसमें केवल पायलट लड़ाई लड़ते हैं, जो ग्राउंड क्रू है वो आपके हवाई जहाज को तैयार करते हैं,
उसको जी हर प्रकार से वेबटाइज करते, उसमें सेंसर्स लगाते, और आप एक्सपीरियंस जी लोगों को, आपने राफेल इंट्रोड्यूस कर दिया जो 1600 करोड़ का एक जहाज है। मैं पूछना चाहता हूँ एयरफोर्स वालों से, क्या उस जहाज को उड़ाएगा पायलट अगर उसको अग्निवीर ने उसको क्लियर किया हो? जी। तो ये नामुमकिन। तमाम चीजें सर चल रही हैं, लेकिन उससे पहले राजीव सर किस तरीके से देखें, क्या इसे अगर हम पॉलिटिकली देखें, क्योंकि डिफेंस की तरफ से इससे पहले भी कई दफा स्टेटमेंट सामने आए, कहीं ना कहीं नाराजगी उसमें एक नजर आती है, लेकिन क्या सरकार गठन से पहले अगर हम सियासी तौर पर देखें तो जेडीयू ने एक बड़े मुद्दे को लपक लिया है जो पूरे देश में एक बड़े एजेंडे के तौर पर देखा जाए, या फिर क्या वाकई समीक्षा का वक्त आ गया है इस मामले को लेकर? इसमें कोई दो राय नहीं कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। सेना के सूत्र का कहना है कि जब भी कोई नया स्कीम आता है, जब कुछ लागू किया जाता है तो हम उसे सीखते हैं और जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। सेना के अंदर भी इसको लेकर बाकायदा फीडबैक लिया जा रहा है और अभी जहां तक बात करें तो अग्निवीर स्कीम बाकायदा इंट्रोड्यूस हो चुका है। पहला बैच करीब अगर सेना की बात करें तो वो बाकायदा 40 से 45 हजार के आसपास जो अग्निवीर है वो आपके चाइना बॉर्डर तक में तैनात है। नेवी में भी बाकायदा महिलाएं भी अग्निवीर स्कीम में आ रही, युद्धपोत में भी जो अग्निवीर है। तो अब इसको पूरी तरह से रूल आउट तो नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, दूसरे बैच की बाकायदा ट्रेनिंग चल रही है। तो इसके अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसका जो फीडबैक मिला उसके आधार पर इसको दुरुस्त जरूर किया जाना है। इसको लेकर नाराजगी है। अग्निवीर स्कीम की वजह से यह भी ध्यान देना होगा कि जो गोरखा जो नेपाल से जो आते थे, गोरखा सैनिक आते थे, नेपाल से गोरखा सैनिक आना बंद हो चुके हैं। सेना का यह भी कहना है कि नेपाल का यह भी कहना है कि जब तक अग्निवीर स्कीम रहेगी तब तक हमारे यहां से कोई गोरखा सैनिक नहीं आएंगे। तो उसकी भरपाई हालांकि जो भारत में रहने वाले गोरखा उससे की जा रही है, लेकिन जो नेपाल के जो गोरखा आते थे उसमें भी देखना होगा कहीं वो चाइना उसको मत लपक ले, चाइना जो है, चीन जो है अपने इलाके में उसको जो गोरखा सैनिक उनको मत लेके जाए और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे। तो इस तरह की कई बातें हैं जिसको सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिर अग्निपथ स्कीम में, अग्निवीर स्कीम में क्या खामियां हैं, अग्निपथ जो योजना बनी थी और उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी बिना हिचक करनी चाहिए और इसका जो असर जो है बाकायदा हर जगह जमीन पर दिखने लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि सेना के कई लोग यह भी तर्क देते हैं कि हम लोग जिस तरह की देखते हैं कि इसको एक नौकरी के तौर पर देखते हैं, अब इस स्कीम को नौकरी के तौर पर ना देखकर एक प्रोफेशनल के तौर पर देखने की जरूरत है, यानी पूरा अप्रोच को बदलने की जरूरत है। तो ये सब कुछ इतना आसानी से नहीं होगा। सेना के अंदर भी जो कई तरह के इथोस हैं, जो परंपरा है, उस परंपरा को भी ध्यान में रखना है। तो बदलाव हो, समय के साथ जो जरूरी है वो बदलाव हो, लेकिन सोच समझ को, अगर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, जो फीडबैक जो आ रही है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि सेना और सरकार भी तैयार है। और यही वजह है कि सहयोगी दल दबाव अगर इस पर डाल रहे हैं तो अपने जो अगला जो चुनाव जो होने वाला है उसको ध्यान रख कर दबाव डाल रहे हैं। बिल्कुल। अजय वकील साहब आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मोहम्मद अली शाह साहब आपसे। आपने पीके सहगल साहब को सुना, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय वकील साहब को आपने सुना। एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है, हर एक योजना में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं, लेकिन समीक्षा की बात हो रही है। अगर कुछ चीजों को अपडेट कर दिया जाए या उसमें कुछ तब्दीली लाई जाए तो क्या कहेंगे सर आप, आपका क्या मानना है? जी अमृत भाई, देखिए मैं जनरल सहगल साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ और मैं इनके भावनाओं को समझता हूँ। जितने भी सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं सबने वही बात बोली है जो जनरल सहगल साहब ने बोली है, कोई गलत चीज नहीं बोली, बिल्कुल सही बोला है। लेकिन देखिए मेरा हटके है इससे एनालिसिस, और शायद हटके इसलिए होगा क्योंकि मैं खुद स्वयं फौज में केवल 5 साल करने आया था, एक क्लियर माइंडसेट के साथ कि मैं 5 साल करके तजुर्बा लेऊंगा और जो सीखलाई होती है एक जो बंदा बनने की, एक अच्छा नागरिक बनने की, वो मैं सीखूंगा और फिर मैं बाहर आके सिविल में अपना सेटअप करूंगा। तो और मैंने कई सारे कोर्सेज, जैसे जूनियर कमांड कोर्स होता है, एडवांस गनरी होता है, ये सब कोर्सेज नहीं करे हैं। तो मेरी जितनी लिमिटेड कम उम्र और कम तजुर्बे के हिसाब से जो मैं बोल रहा हूं वो ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है और मैं शायद ऐसा बहुत ही कम अधिकारियों में से ऐसा होऊंगा या वेटरन में से ऐसा होऊंगा जो अग्निवीर को सपोर्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई गवर्नमेंट का कोई मुलायदा हूं या कुछ ना, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं हूं। और मैं बहुत ही न्यूट्रल, मैं ए पॉलिटिकल बात करता हूं, हमेशा बैलेंस बात करता हूं। मैं क्यों इसके पक्ष में हूं? पहली बात तो मैं इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं कि जो फौजी फौज में 4 साल के लिए आता है वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा।
बिल्कुल कोई नहीं डालेगा। अगर देश सेवा करने आए हैं, अगर जज्बा है, जुनून है, जोश है, भाई मैं डालिए। मैं आया था क्लियर माइंड के साथ कि 5 साल ही करूंगा, मैं डालिए। मेरे को कमेंडेशन कार्ड, एक मेडल से भी नवाजा गया है। ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र महज 19 साल के थे जब इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और इनको परमवीर चक्र हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। मेरे इंस्ट्रक्टर ऑफिसर ट्रेनिंग जिन्होंने मेरे को ट्रेन किया, जिन्होंने मेरे को ऑफिसर बनने में ट्रेनिंग करी, तो राइफलमैन उस टाइम पे थे, राइफलमैन संजय सिंह, राइफलमैन संजय कुमार उस टाइम पे फादर सुबेदार मेजर बने। वो भी महज बहुत ही कम उम्र के थे। वो उनकी 4 साल तकरीबन सर्विस हुई होगी मेरे ख्याल से। तो मैं पहली बात तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं होता हूं कि जहां पे लोग बोलते हैं कि ये अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा क्योंकि कम साल के लिए आया है। जी नहीं, मैं ऐसे मानता हूं कि वो डालेगा पक्का। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि रेजिमेंटेशन में कमी आएगी। मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद जब शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हूं, जब मैं खुद शॉर्ट सर्विस करने आया था, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि शॉर्ट, हालांकि ऑफिसर और जवान में फर्क होता है बहुत, कि उनकी अलग ट्रेनिंग होती है, सब कुछ उनका। मगर आप मेरे को ये बताइए, 21 साल की उम्र में आप फौज, अग्निवीर से आप फौज से सेवानिवृत्त होते हैं। उस उम्र में एक इंसान तब तकरीबन ग्रेजुएशन करता है अपना, है, और फिर उसके बाद नौकरियां ढूंढता है। तो अगर उसको फौज की ट्रेनिंग मिल गई और फिर जाके फौज की ट्रेनिंग बन के, मजबूत बन के वो आगे कुछ ढूंढता है, तो क्या खराबी है? इसके खाते में अच्छे खासी इसके बाद रकम होगी, उससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है। फौज ने जिसको एक बार छू लिया, वो इंसान जिंदगी भर के लिए बंदा बन जाता है। और जरूरी नहीं है कि फौजी आदमी बस सिक्योरिटी में ही काम करे। ये एक स्टीरियोटाइप टाइप का रखा था पहले। फौजी आदमी जहां जहां गया है वहां पे विनर लेकर कर आया है, हमेशा जीत कर आया है, हमेशा। और ये रिकॉर्ड रहा है। आप हिंदुस्तान के, आप बाहर के विदेशों में बात कर लिए, कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि इजराइल, सिंगापुर, कोरिया, यहाँ पे तो आपको तकरीबन 3 साल देने ही पड़ते हैं फौज में जी। आप हॉलीवुड में देख लीजिए क्लिंट ईस्टवुड, आप देख लिए एल्विस प्रेस्ली को, आप किसी कहीं पे भी देख लिए, फौजी आदमी हमेशा, चाहे मार्केटिंग में जाए, चाहे एचआर में जाए, चाहे एंकरिंग करे, चाहे पैनलिस्ट बन के बैठे, चाहे मार्केट कुछ भी कर ले, वो हमेशा उसकी ट्रेनिंग, अनुशासन। भाई मैं यहाँ ये बोल के समाप्त करूंगा, हमारा देश महान है, हमें कमी कहां पर है? हमें कमी है सिर्फ अनुशासन की। अगर हमारे देशवासियों को कम उम्र में अनुशासन भी मिल रहा है, और कोई फौज, कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी तो है नहीं कि भाई सबको रिटेन करना है जी। अगर 25% का जब बात हुई थी, बाद में आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि ठीक होएगा नहीं होएगा, तब्दीलियां आएंगी नहीं आएंगी। अगर 25% को भी रखा जाए तो क्या बुरा है इसमें? तो मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चुना जा रहा है हमारे देश की हिफाजत करने के लिए। तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। ये सर सबसे अच्छी बात यह है कि मुद्दा एक ही है, लेकिन हमारे जो तमाम मेहमान हैं सबके विचार अलग अलग हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ललित पांडे जी भी हमारे साथ डिफेंस मामलों के जानकार जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सवाल अजय वकील साहब आपसे, आपने मोहम्मद अली शाह साहब को सुना, पीके सहगल साहब को सुना, राजीव रंजन जी को आपने सुना। एक बड़ा सवाल यह है आपसे, जरा पॉलिटिकली अगर हम समझे, क्या जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष कहा जा रहा है कि सफलता मिली विपक्ष को, क्या अब एनडीए में मंथन की जरूरत है या फिर सहमति बनाने में एक बड़ी ऊर्जा खर्च होने वाली है? क्योंकि जो मौजूदा वक्त है, जो सिनेरियो है, उसे अगर हम लेकर देखें, और क्या गठबंधन के सामने इस मामले को लेकर एक बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में सामने आ सकती है? अजय वकील साहब। निश्चित रूप से ये पहली बात तो ये कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से काम करने के आदी हैं और जिस तरह का उनका जो वर्किंग स्टाइल है, उसमें आपस में बातचीत, संवाद की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। वो तय कर लेते हैं कि ये करना है, मतलब करना है। अग्निवीर योजना के बारे में जनरल साहब जैसे बोल रहे थे, दोनों के विचार अलग अलग थे, दोनों अपनी अपनी जगह सही भी हैं। हमें थोड़ा सा पहले ये देखना पड़ेगा कि दरअसल ये योजना लाई क्यों गई है। भारत का जो रक्षा बजट करीब 6,21,000 करोड़ का है, और उसमें से 1,41,000 करोड़ केवल पेंशन पे खर्च हो रहा है। तो सरकार ये पेंशन पे होने वाला खर्च जो सरकार अनुपालन खर्च मानती है,
उसको कम करना चाहती तो ये कैसे होगा? आज लगभग 13 लाख लोगों की सेना हमारे पास है। इसमें से अधिकांश लोग जो 34-35 साल में रिटायर हो जाते हैं और आखिरी आजीवन पेंशन लेते रहते हैं। तो सवाल है कि इस खर्च को कम कैसे करा जाए, और इस खर्च को कम करके जो है इसका उपयोग दूसरे कामों में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हथियार खरीदने में किया जाए। ये असली चुनौती है, और उसकी शुरुआत भी यूपीए सरकार के समय हुई थी कि ऐसी कोई योजना लाई जाए तो खर्च भी कम हो और हमें मैन पावर भी मिले। तो सवाल है, लेकिन अब सवाल है अग्निवीर योजना जो आ रही है, इसको लेके कई सवाल तो है निश्चित रूप से। इसमें खामियां, जैसे रक्षा मंत्री ने भी कहा, वो सहगल साहब भी कह रहे थे, तो इनको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि इसको अगर हटा भी आप देंगे तो इसकी जगह लाएंगे क्या, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। दूसरी बात, इसका जो पॉलिटिकल एंगल जो क्या बात कर रहे थे वो इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि रंजन जी ने कहा कि अगले साल विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले इसी साल महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने वाले, जहां से बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती होती है। और अगर ये मुद्दा नहीं सुलझाया गया और इस पर कोई विचार नहीं किया गया तो बीजेपी को यहां भी नुकसान होने वाला है, आप मान करके चलिए। तो अब सवाल ये है कि भाई आखिर इसका इलाज क्या है। और दूसरी बात एक और भी है इसके अंदर, कि जिस तरह से केसी त्यागी ने ये मुद्दा प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने के पहले उठा दिया है, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि एनडीए में रह करके भी जेडीए इंडिया गठबंधन का एजेंडा तो कहीं आगे नहीं बढ़ा रहा है। ये भी एक सवाल है, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि जैसे अगर हम सत्ता में आए तो पहले खत्म करेंगे इसको। तो जैसे कि जीताराम जी ने कहा कि भाई ठीक है, आप विचार रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एनडीए के प्लेटफॉर्म पर रखिए ना। अभी तो एनडीए की समन्वय समिति बनी नहीं है, तो एनडीए की समन्वय समिति बनेगी, उस पर। लेकिन सर सियासत ऐसे तो नहीं होती ना, अब जाहिर सी बात है वो भी अपनी जगह को और मजबूत करने की कोशिश करेंगी। ये चीजें तो आगे भी चलती रहेंगी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक बड़ा सवाल ललित पांडे जी, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और जो राय आपने सुनी अभी तक, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि केसी त्यागी जी ने कहा है कि इस मामले पर, अग्निवीर मामले पर विचार करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि आप एग्जाम के लिए जो बच्चे आते हैं या जो स्थिति है ग्राउंड लेवल पर, किस तरीके से देखा जाता है? क्योंकि महकमे से जुड़े हुए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, वे बता रहे हैं कि क्या कुछ चीजें अंदर खाने हैं। आपसे जरा समझना चाहेंगे कि बाहर में किस तरीके से देखा जा रहा है। इसकी टेक्निकल वजह कुछ भी हो सकती हैं। आदरणीय लोग जो कह रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो और आगामी उसके अच्छे परिणाम हो, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर आर्मी की भर्ती एक ऐसी भर्ती होती है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है या फिर लोअर क्लास फैमिली होती है, उसकी ड्रीम जॉब होती है। तो इस ड्रीम जॉब के लिए वो केवल 4 साल या 5 साल के लिए अपने आप को नहीं खपा सकते हैं। वो जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, लगातार उनके अंदर मायूसी देखने को मिलती है। उनका कहना है कि मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, लेकिन इसके बाद के फ्यूचर के लिए वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनके साथ एक उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर होगी या जो कुछ फंड दिया जाएगा उससे वो कुछ बेहतर काम कर पाएंगे। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा आता है, आर्मी ज्वाइन करता है, तो वो उसमें अपना फ्यूचर भी देखता है, अपने फैमिली का सपोर्ट देखता है। कहीं ना कहीं सभी के मन में हताशा है, निराशा है, और निश्चित ही इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर असर देखने को मिल रहा है। यहां तक कि जो पार्टियों को समर्थन करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे भी मायूस हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो ग्राउंड रियलिटी है वो इस अग्निवीर योजना को लेकर बहुत पॉजिटिव तो नहीं है बिल्कुल भी। इस पर और भी बातें हो सकती हैं कि भविष्य में हो सकता है कि इसके दूरगामी अच्छे परिणाम हो, लेकिन वर्तमान में वो सभी निराश हैं, मायूस हैं कि इतने कम अवधि के लिए हम अपनी जिंदगी दांव पर लगाएंगे और हमारी फैमिली के लिए बाद का जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्या होने वाला है। क्योंकि जागरूकता इतनी अधिक भी नहीं है जितनी आसानी से ये कह दिया गया है कि कुछ समय के बाद उनके हाथ में एक फंड होगा, उस फंड से वो क्या करेंगे, या कुछ % लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा, किन लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा, उसकी कसौटी क्या होगी, उसके मापदंड क्या होंगे, क्या उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी। इन तमाम चीजों को लेकर बच्चों के मन में अभी भी बहुत सारी आशंकाएं हैं।
तो उनको समझा पाना हम लोगों के लिए भी इतना सरल नहीं हो पा रहा है। हम लोगों के पास भी उतने आंकड़े नहीं है, क्योंकि अभी ये फर्स्ट बैच जी सेकंड बैच बिल्कुल। गया तो हुआ है। कई चीजें चल रही हैं, शॉर्ट में वक्त कम है। पीके सहगल साहब, आपसे जरा समझना चाहेंगे, क्या जिस मुद्दे की बात हो रही है कि इसमें कुछ तब्दीली लाई जाए, एक बार समीक्षा हो, तो क्या सुझाव देंगे आप? जी सर, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे भी यही सवाल सर, शॉर्ट में वक्त कम है, क्या सुझाव हेलो हेलो, देंगे कैन यू हियर मी नाउ? जी जी, आ रही है सर। पीके साहब, पीके सहगल साहब, जी जी। इसके बहुत बड़े टेक अवे हैं। सबसे पहले कि सरकार को अगर इस माफी की स्कीम कभी भी लागू करे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, देश भर में इसके ऊपर डिबेट हो, डिस्कशन हो, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उसको पहले एक्सपेरिमेंटल तौर पे लागू किया जाए। और एक्सपेरिमेंटल तौर पे अगर लागू किया जाता छोटे लेवल के ऊपर, तो इसकी खामियां जो है वो खामियां साफ तौर पे नजर आती। उन खामियों को पहले दूर किया जाए, इससे पहले कि स्कीम को पूरे लार्ज स्केल पे लागू किया जाए। और अगर स्कीम इतनी सक्सेसफुल है तो व्हाई नॉट इन द सीआरपीएफ, व्हाई नॉट इन पैरामिलिट्री फोर्सेस, व्हाई नॉट इन द पुलिस, व्हाई ओनली इन द आर्म्ड फोर्सेस? बिल्कुल बिल्कुल सही मसलों का आपने सर जिक्र किया, पर वक्त कम है। मुझे लगता है अभी और कई खास सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए और जिन पर विचार करना चाहिए, पर हमारे पास वक्त की कमी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रिटायर्ड मेजर जनरल मेजर जनरल पीके सहगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय वोकिल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ललित पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़े राजीव रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर सियासी गलियारे में जो चीजें चल रही हैं वो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर एक समझाने की कोशिश आने वाले वक्त में भी नजर आएगी, और उससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले की हलचल जो है, उससे पहले की जो शोर शराबे की जो आवाज है वो केंद्र में भी सुनाई दे सकती है। तो आगे भी हम ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आपके बीच आएंगे। बहरहाल आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।